गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे सब, और जहाँ भी हैं मैं आपके अच्छे के लिए दुआएं करता हूँ। दोस्तों, मैं जो यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको लाइव आया हूँ, इसका विशेष उद्देश्य ये है कि आजकल में आप देख रहे होंगे कि इज़राइल और ईरान के बीच जो संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष के बारे में हम बातचीत करेंगे। और जो विकसित देश हैं उनका यहाँ क्या हित साधने वाला है। दोस्तों, जो विकसित देश है वो अपने हित को साधने के लिए, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं। जब आप सुपर पावर कंट्रीज वगैरह है, विशेष रूप से आप जब देखेंगे जो अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, चाइना है, रशिया है, तो ये सारे जो देश हैं, आपने जब 1-2 साल के बीच में आपने देखा होगा कि रशिया ने यूक्रेन से जब संघर्ष किया, उस पर जब हमला किया, तो उसका मूल कारण यही था कि वो नाटो में शामिल होने जा रहा था। यानी कहीं ना कहीं रसिया के मन में ये था कि अगर ये नाटो में शामिल हो जाता है तो कहीं ना कहीं नाटो का जो दबाव है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का, वो रशिया पर पड़ेगा। और चूँकि उसकी सीमाएं और रसिया की सीमाएं एक दूसरे से छूती है, और इस कारण से कहीं ना कहीं हर देश एक दूसरे देश से इस अपने टेरिटरी को लेकर कहीं ना कहीं सहमे हुए रहते हैं। अभी हाल फिलहाल की जो आप घटना देखेंगे, विशेष रूप से हम जब बात कर रहे हैं कि मध्य पूर्व को लेकर, तो मध्य पूर्व में जैसा आप देख रहे हैं फ़लस्तीन और इज़राइल के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, तकरीबन वो भी 1 साल से ज़्यादा होने जा रहा है। सिर्फ क्या था, एक ये वर्चस्व की लड़ाई है। जबकि हमने आपको बताया कि जबकि फ़लस्तीन और इज़राइल के बीच में बहुत एक अर्श और फर्श की दूरी है। मतलब अर्श पर अगर इज़राइल है तो फर्श पर फ़लस्तीन के लोग हैं। चूँकि उनका फर्श फ़लस्तीन, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इनके और उनके बीच में तुलना करना, कंपैरेटिव करना, कहीं ना कहीं हम उनके साथ इज़राइल का हम एक तरह से हम उनके अंडरमाइन कर रहे हैं। और हमें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनका जो लाइफ स्टाइल है, उनका जो तकनीक है, उनका जो कम्युनिकेशंस है, उनका जो एजुकेशंस है, और काफ़ी मतलब उनका हर स्तर पर अगर देखा जाए, अगर हम उनका मूल्यांकन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो काफ़ी हर मामले में इज़राइल के लोग ज़्यादा निकलेंगे। जबकि वहीं अगर हम देखते हैं इज़राइल के अगल बगल में और भी बहुत सारे देश हैं, तो अगर इज़राइल से अगर जो भी संपर्क में है, जो उसकी सीमा जुड़ती है, तो उसके अगर हम उस सीमा क्षेत्र के आसपास में भी अगर हम बात करते हैं, तो इज़राइल चूँकि शुरू से ही काफ़ी समृद्ध रहा है। अगर देखेंगे हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो वहाँ के लोग इसलिए समृद्ध रहे चूँकि आप देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हिटलर था, उस विशेष कौम पर काफ़ी अमानवीय व्यवहार किया, जिसका प्रभाव वहाँ के लोगों पर, वहाँ के मन मस्तिष्क पर, और लोगों ने ये आत्म निर्णय किया कि हम अपने आप को समृद्ध करेंगे, अपने आप को मजबूत करेंगे, मेहनत से, अपने बुद्धि से, अपने ताकत से, अपने कैफियत को जितना हम अपने आप को समृद्ध करेंगे, इसका प्रभाव कहीं ना कहीं, और धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को यूनाइट किया। और ये लंबे आप 1-2 पीढ़ी
आते आते उन्होंने काफ़ी अपने आप को आज उन्होंने ऐसी स्थिति बना ली है कि आप देखेंगे कि विश्व में उनका एक प्रभाव तो है ही, और देखेंगे सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा बिजनेस, सबसे ज़्यादा उनके पास प्रोडक्ट, या पूरे देश में कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को दिशा दे रहे थे। आप तकनीकी रूप से भी देखेंगे तो काफ़ी वो समृद्ध थे, जैसा ही उनका आयरन डोम की बात होती है, उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात हो रही थी। वही चीज़ें आप देखेंगे 1980 और 90 के बीच में जब ईरान और इराक का जो संघर्ष होता है, तो इन्होंने भी अपने आप को काफ़ी समृद्ध किया, अपने आप को काफ़ी मतलब अपग्रेड किया। चूँकि उस समय ईरान का और इराक के बीच में जब संघर्ष हो रहा था, जब वो युद्ध हो रहा था, तो ईरान को जो विरोधी दल थे, बाद में वहीं इराक के विरोधी हो गए। चूँकि आप गल्फ़ वार देखेंगे, जब ईरान और इराक के बीच में जब युद्ध चल रहा था, तो इराक ने जब गल्फ़ पर हमला किया, जैसे कुवैत पर हमला किया, और कुवैत के जो किंग थे वो तो फरार होकर सऊदी चले गए। फिर वो सऊदी के जो किंग थे उन्हें डर सताने लगा कि कहीं हमला ना कर दे सद्दाम हुसैन। तो ऐसी स्थितियों में क्या ना, ये गल्फ़ में एक ऐसा माहौल बन गया कि कहीं इसका शिकार हम ना हो जाए, और ये सारे यूएनओ में चले गए। और जब आप देखेंगे वियतनाम, उसी दौरान जो वियतनाम की जो लड़ाई थी, जो उस समय अमेरिका, ब्रिटेन, ये उनकी हार काफ़ी बुरी हुई थी। चूँकि उन्होंने पूरे दुनिया को एक दिशा दिया कि हम एक, भले ही हमारी जो सामर्थ्य है, हम भले आपसे कम है, लेकिन हम अपने युद्ध कौशल क्षमता से जो वियतनामी है, नॉर्थ वियतनामी एंड साउथ वियतनामी, चूँकि एक आइडियोलॉजिकल वार भी था उस दौरान। आप देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, चूँकि जो सुपर पावर कंट्री है और जो अन्य देश थे, अपने अपने विचार को फैलाने के लिए, कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार करने के लिए, और जो अमेरिका के संपर्क में, जो अमेरिका के जो विरोधी थे, ये एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। और ये चीज़ें रसिया भी करता था, ये चीज़ें अमेरिका भी करता था, और ये मार्क्स को मानने वाले, ये लिबरल को मानने वाले थे। तो ऐसी स्थितियों में देखेंगे कि ये लड़ाइयाँ आज से नहीं, ये ऐतिहासिक रूप से चली आ रही है। और ऐसी स्थितियों में हमें समझने की ज़रूरत है कि हम किसी विशेष चीज़ को, अभी देखिए जब से ईरान और इज़राइल के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, तो सिर्फ इसमें एक वैचारिक रूप से तो है ही, वैचारिक रूप से दूसरा ये मुद्दा है कि ईरान जो है मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी वार से वो काफ़ी मजबूत है। और आप लेबनान के देख लीजिए, फिर से आप हूती देख लीजिए, अगल बगल में, मतलब कहीं ना कहीं देखा जाता है, अफगानिस्तान में देख लीजिए, ईरान में, इराक में देख लीजिए, कहीं ना कहीं ईरान की जो प्रॉक्सी जो नीति है, उसमें इज़राइल से वो आगे निकल जाता है। तो ऐसी स्थितियों में हमेशा जो है ना, इज़राइल को ये डर सताते रहता है कहीं इज़राइल इन लोगों से कमज़ोर ना पड़ जाए, इनकी रणनीति से, इनके जो नौच हो में ये काफ़ी अच्छे हैं, मतलब काफ़ी हमसे ये निपुण हैं। जबकि वहीं देखेंगे इज़राइल जो है, जब से नेतन्याहू की जब सरकार है, तो जो हमला हुआ 7 अक्टूबर को, जिसका प्रभाव इज़राइल के लोगों पर पड़ा ही, और वो बिल्कुल वार में चले गए। हालांकि आप देखेंगे जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, तो यही मिडिल ईस्ट के लोग, यही फ़लस्तीन के लोग, इसी यहूदियों को उन्होंने घर दिया, द्वार दिया, जगह दिया, और एक सेकेंड वर्ल्ड वार में उनके कौम के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई थी। तो एक पूरे वर्ल्ड का एक इनके प्रति सहानुभूति भी था कि नहीं, इन्हें एक नेशन का दर्जा मिलना चाहिए। और वो नेशन का दर्जा यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से और वर्ल्ड की जो फोरम है, उन्होंने सारे सपोर्ट्स किया। और कहीं ना कहीं जब अमानवीय होता है, तो हर किसी के हम विचारों से उठकर, तमाम तरह की चीज़ों से ऊपर जाके हम एक दूसरे की मदद करते हैं।
क्योंकि हम पहले दुनिया में सारी चीज़ें बाद में है, बाकी पहले हम एक अच्छे इंसान हैं। तो ऐसी स्थितियों में चूँकि क्या है ना कि सत्ता तो आती जाती रहती है, लेकिन सत्ता के जो इतिहास है, हम ऐसा लगता है कि कोई घटना या कोई परिघटना करके चले जाएंगे और वो चीज़ें लोग भूल जाएंगे, लेकिन इतिहास में वो चीज़ें दर्ज हो जाती है। वो चाहे गांव हो, राज्य हो, क्षेत्र हो, भाषा हो, हर किसी का अपना एक इतिहास होता है। उस तरह एक इस कौम के साथ, इस कौम का भी इतिहास है, इस्लाम का भी इतिहास है, सनातन का भी इतिहास है, क्रिश्चियंस का भी इतिहास है, या दुनिया में जितने भी इतनीसिटी के मानने वाले जो लोग हैं, उनका एक अपना एक हिस्ट्री है। तो ऐसी स्थितियों में क्या ना, हमें अपने चीज़ों को न भूलना चाहिए। आज देखिए जो ईरान है, अपने आप को जो समृद्ध किया है, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनके लोग भी काफ़ी प्रभावित हुए हैं 80 और 90 के बीच में। और वही चीज़ें जो इजराइल है उनके साथ भी वही हुआ। और आज इनके बीच में जो संघर्ष चल रहा है, तो इसके कई जो पॉइंट्स हैं जो विशेष रूप से मायने रखते हैं। मुझे लग रहा है कि जो ब्रीफ में है, संक्षेप में है, मैंने मुख्तसर रूप से अपने बातों को हमने रखा है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आप तक पहुंच रही होगी, और मेरे संदेश में कहीं अगर कोई त्रुटि या कहीं आपको लगता है कि इसमें और समृद्ध करने की ज़रूरत है, या कहीं ऐड करने की ज़रूरत है, या कहीं भाषाई विविधता या भाषा में कहीं अगर रुकावट आ रही होगी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कमेंट करें और मुझे प्रोत्साहित करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।